हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे करंट इलेक्ट्रिसिटी के वीडियो लेक्चर्स में। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे ओम्स लॉ और रेसिस्टेंस का कॉम्बिनेशन, क्योंकि अब हम लोग रेसिस्टेंस तक पढ़ चुके हैं। अब हम लोगों को बात किस चीज़ पे करना है? ओम्स लॉ पे और कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंसेज और इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस पे बात करना है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ जो है आप 10th क्लास में भी पढ़ते हैं, है ना? बिल्कुल वही चीज़ यहाँ पे पढ़ना है। थोड़ा बहुत आप नया चीज़ हो सकता है कि सीखें, लेकिन अगर आप अच्छे से 10th में पढ़े होंगे तो आपको ओम्स लॉ याद भी होगा, है ना? तो देखिए ओम्स लॉ क्या है और ओम्स लॉ कैसे हम समझते हैं वो आप देखिए। सबसे पहले देखिए, देखिए ओम्स लॉ क्या है। ओम्स लॉ भाई मेरे, तो ओम्स लॉ क्या होता है कि जब भी किसी कंडक्टर में करंट फ्लो करता है, तो आप पता है आपको करंट फ्लो करता है ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस। किसके कारण करंट फ्लो करता है? ड्यू टू डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल। पोटेंशियल के डिफरेंस के कारण ही करंट फ्लो करता है, ठीक है? तो देखिए, जैसे मान लीजिए ये कोई कंडक्टर है ना? ये कोई कंडक्टर है। इस कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो मान लीजिए कि कितना का पोटेंशियल डिफरेंस है? भी का पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस है भी का, ठीक है? और इस कंडक्टर में आई करंट बह रहा है। कितना करंट बह रहा है? आई करंट बह रहा है। तो ये लॉ बताता है, क्या बताता है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ये लॉ हमको बताता है कि जो कंडक्टर में करंट बह रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस के। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? पोटेंशियल डिफरेंस के, है ना? और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ये रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर के। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है? कंडक्टर के रेसिस्टेंस के। तो ये दोनों को कंबाइन करके हम लोग लिखते हैं I इज इक्वल टू भी बटा आर। यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो कॉन्स्टेंट का वैल्यू 1 होता है। तो I इज इक्वल टू भी बटा आर, जहाँ पे I क्या है? I है आपका करंट फ्लोइंग इन कंडक्टर। करंट फ्लोइंग इन कंडक्टर, है ना? करंट फ्लोइंग इन कंडक्टर, ठीक है? उसके बाद भी क्या है आपका? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ कंडक्टर। अक्रॉस द एंड ऑफ कंडक्टर, अक्रॉस द एंड ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर के एंड के अक्रॉस क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। और आर आपका क्या है? रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। पढ़ा चुके हैं आपको पिछले क्लास में रेसिस्टेंस। तो आर क्या है भाई मेरे? रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर है यार, है ना? आर इज द रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, ठीक है? अब यहाँ पे क्या है? भी पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल नहीं कहिएगा, पोटेंशियल डिफरेंस कहिएगा। तो आई इज इक्वल टू क्या हो गया? भी बटा आर। हम लिख दिए कि यही आपका ओम्स लॉ होता है। अब देखिए इसमें कुछ कुछ बात ध्यान रखना। ये लॉ बताता है, स्टेटमेंट लिख देते हैं इसका, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। इस लॉ के हिसाब से क्या होता है? इस लॉ के हिसाब से, इस लॉ के हिसाब से होता है द करंट फ्लोइंग इन कंडक्टर, या ऐसे कहिए ना। एक चीज़ बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए स्टेटमेंट हम लिख भी रहे हैं। क्या कहिएगा? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एट कांस्टेंट टेम्परेचर। हाँ जी, आप कहिएगा क्यों ऐसा बोल रहे हैं, तो बताते हैं। एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर, 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 जो कंडक्टर में करंट बह रहा है, कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। वो क्या होता है आपका? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर, है ना? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर। कंडक्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना? एंड और क्या होता है? एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, और किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है? और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, देखिए लिख देते हैं यहाँ पे हम, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। और किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। और रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, यही ओम्स लॉ है। यही क्या है आपका? ओम्स लॉ है।
समझ गए बात को? इसी को हम क्या कहते हैं? ओम्स लॉ कहते हैं कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे किसी भी कंडक्टर में जो करंट बहता है, किसी भी कंडक्टर में क्या होता है, जो करंट बहता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर के। ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर इसलिए लिखते हैं क्योंकि अगर हम लोग टेम्परेचर चेंज करेंगे तो रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा, सॉरी टेम्परेचर चेंज करेंगे तो रेसिस्टेंस चेंज करेगा। जैसे हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा और रेसिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट कम बहेगा, तो फिर आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी वाला रिलेशन होल्ड नहीं कर पाएगा अच्छे से, इसीलिए लिखते हैं कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे। और सारा याद रखना है, ओम्स लॉ यूनिवर्सल लॉ नहीं है, मतलब सारा कंडक्टर ओम्स लॉ का पालन करे ये जरूरी नहीं है। कुछ कंडक्टर ओम्स लॉ को फॉलो करता है और कुछ कंडक्टर ओम्स लॉ का पालन नहीं करता है। तो वैसा कंडक्टर जो ओम्स लॉ का पालन करता है उसको हम लोग ओमिक कंडक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? हम लोग ओमिक कंडक्टर कहते हैं। ठीक है, और जो ओम्स लॉ का पालन नहीं करता है उसको हम लोग नॉन ओमिक कंडक्टर कहते हैं। ठीक है, तो क्या बोलेंगे हम लोग? लिखेंगे कि नॉट ऑल कंडक्टर्स फॉलो ओम्स लॉ, है ना? सारा कंडक्टर ओम्स लॉ का पालन नहीं करता है, नॉट ऑल कंडक्टर्स फॉलो ओम्स लॉ, है ना? दोज विच फॉलोज जो फॉलो करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? ओमिक कंडक्टर। उसको हम लोग क्या कहते हैं? ओमिक कंडक्टर, है ना? वो ओमिक कंडक्टर कहलाता है। जो ओम्स लॉ का पालन करता है वो क्या कहलाता है? ओमिक कंडक्टर कहलाता है ना? किसी भी सर्किट या कंडक्टर में करंट बहता है तो ओम्स लॉ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल उस सर्किट में प्ले करता है। ठीक है, और देखिए अब देखिए ओम्स लॉ का ग्राफ वगैरह आपसे अक्सर पूछा जाता है। ग्राफ में सबसे पहले हम आपको ग्राफ बना के दे रहे हैं, I = V/R है। I = V बाई क्या है? R। इसको आप ऐसे लिख दीजिए, I = V और इंटू 1/R, 1/R। वाई एक्सिस पे रखिए I को, एक्स एक्सिस पे रखिए किसको? V को, और स्लोप का काम कौन करेगा? M, 1/R। तो देखिए आप ग्राफ बनाइएगा और कहिएगा वाई एक्सिस पे रखेंगे I को, एक्स एक्सिस पे रखेंगे V को, और यहाँ से ग्राफ चालू होगा। इस ग्राफ का स्लोप R नहीं बताएगा, क्या बताएगा? 1/, रेसिस्टेंस बताएगा। यानी यहाँ पे समझ लेना है, जिसका स्लोप बड़ा, तो स्लोप रेसिस्टेंस से नहीं पता चल रहा है, इनवर्स 1/, रेसिस्टेंस से पता चल रहा है। तो क्या कहिएगा? जिसका स्लोप बड़ा उसका रेसिस्टेंस छोटा, उसका रेसिस्टेंस छोटा। स्लोप बड़ा और रेसिस्टेंस क्या होगा भाई? छोटा होगा। ध्यान रखना है, क्योंकि स्लोप मतलब क्या? 1/R होता है। स्लोप मतलब क्या होता है? 1/R। जैसे मान लीजिए आपको हम एक क्वेश्चन दे दें, यहाँ पे देख लीजिए, आप देख रहे होंगे, आप एक क्वेश्चन हम दे दिए यहाँ पे, और यहाँ के हैं I है, ये V है, दो कंडक्टर, कंडक्टर 1 कंडक्टर 2, कंडक्टर 1 कंडक्टर 2, देख रहे हैं ना? कंडक्टर 1 और क्या है? कंडक्टर 2। और कहेंगे बताइए किसका रेसिस्टेंस ज़्यादा है? तो जिसका स्लोप बड़ा उसका रेसिस्टेंस छोटा होगा, और जिसका स्लोप छोटा होगा उसका रेसिस्टेंस क्या होगा? बड़ा होगा। तो क्या कहिएगा कि रेसिस्टेंस 1 का छोटा होगा और 2 का क्या होगा? बड़ा। स्लोप 2, क्योंकि स्लोप का 2 का स्लोप छोटा है, इसीलिए 2 का स्लोप क्या है? छोटा है, इसीलिए। ये हो गया I वर्सेस V। कभी कभी क्या कहेगा, ऑल्सो आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? V = IR। क्या लिख सकते हैं भाई मेरे? V = IR लिख सकते हैं। तो आप ग्राफ बना सकते हैं, इसको y एक्सिस पे रख दीजिए, ये स्लोप का काम कर देगा और ये x का काम कर देगा, अगर रेसिस्टेंस बदल रहा है तो ग्राफ बनेगा किसका? V वर्सेस R का। किसका ग्राफ बनेगा भाई? V वर्सेस R का, है ना? स्लोप का काम कौन करेगा? करंट। ये स्लोप है, स्लोप कैसे पता चलेगा? I से, यानी tan थीटा। I बराबर क्या हो जाएगा? tan थीटा, है ना? तो जिसका स्लोप ज़्यादा होगा उसका करंट ज़्यादा बह रहा होगा, Y = mx। कैसे भी हम लोग ग्राफ बना सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं V = IR में आप क्या करिए, V को रख दीजिए Y एक्सिस पे, x, इसको x और स्लोप बता देगा रेसिस्टेंस, है ना? तो देखिए V हो गया और क्या हो गया? I हो गया। क्यों ऐसा लिख दिए? Y एक्सिस पे V रखे, x एक्सिस पे I रखे, और स्लोप कौन बताएगा? रेसिस्टेंस, है ना? स्लोप कौन बताएगा? रेसिस्टेंस। तो देखिए जो भी आपका क्या होगा, ओम्स लॉ का ग्राफ होगा, VI ग्राफ बना दीजिए या IV ग्राफ बना दीजिए, स्ट्रेट लाइन होगा। मतलब जो भी ओमिक कंडक्टर होगा ना उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे VI ग्राफ बनाए, स्लोप बता रहा है रेसिस्टेंस को, स्लोप बता रहा है किसको? रेसिस्टेंस को। यहाँ पे VI वाला ग्राफ में, यानी tan थीटा से क्या पता चल जाएगा?
tan थीटा से आप रेसिस्टेंस क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। जिसका स्लोप निगेटिव होगा उसका रेसिस्टेंस भी निगेटिव होगा। ऐसा सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि जिसका स्लोप निगेटिव उसका रेसिस्टेंस भी क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए। VI ग्राफ अगर बनेगा, है ना, तो स्लोप अगर किसी का निगेटिव है तो VI ग्राफ का स्लोप तो रेसिस्टेंस बताता है, तो निगेटिव स्लोप जो होगा वो निगेटिव रेसिस्टेंस को उस समय रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो ये हुआ ओम्स लॉ का बेसिक बात। यही आपको ओम्स लॉ के बारे में ध्यान रखना होता है। किसी भी कंडक्टर में अगर करंट फ्लो कर रहा है कांस्टेंट टेम्परेचर पे, है ना, तो वो ओम्स लॉ का पालन करेगा, और ये सारा रूल उसके लिए आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, अब इस पे बेस्ड हम लोग ढेर सारा चीज करेंगे, जगह जगह पे ओम्स लॉ का जरूरत आपको पड़ेगा, और इस पे बेस्ड हम लोग करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस, है ना, उसमें इसका यूज आएगा। तो आप एक बार क्या करिए कि इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नोट करिए इसको। देखिए अब हम क्या बात करेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस का। किसका बात करेंगे भाई, अब कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंसेस, है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंसेस। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंसेस, रेसिस्टेंस के कॉम्बिनेशन का बात करेंगे। ठीक है, तो जब रेसिस्टेंस के कॉम्बिनेशन का हम बात करेंगे तो रेसिस्टेंस का कॉम्बिनेशन दो टाइप का होता है। ठीक है, एक जो होता है वो क्या होता है आपका, सीरीज कॉम्बिनेशन। पहला क्या होता है आपका, सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, और दूसरा क्या होता है आपका, पैरेलल कॉम्बिनेशन। दूसरा कौन सा कॉम्बिनेशन होगा आपका, पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन और कौन सा कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन जब है तो सबसे पहले हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, फिर पैरेलल। एक एक छोटा छोटा बात बहुत ही इंपॉर्टेंट बोलेंगे हम यहाँ पे, और सारे बात को बहुत ही ध्यान से समझिएगा, तभी आप न्यूमेरिकल में अप्रोच कर सकते हैं। बोर्ड में तो कहेगा कि इक्वेशन डिराइव कर दीजिए इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का, लेकिन अगर आप सर्किट का प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं तो ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा आप यहाँ पे कि सबसे पहले हम लोग किस चीज़ का बात करेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन। किसका बात करेंगे भाई, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस, है ना, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। तो जब आप सीरीज कॉम्बिनेशन को देखिएगा तो देखिए क्या होता है, यह सीरीज कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या कहते हैं, ऑल्सो नोन एज, इसका दूसरा नाम भी है क्या, एंड टू एंड कनेक्शन। एंड टू एंड कनेक्शन, है ना, एंड टू एंड कनेक्शन, इसका नाम ही एंड टू एंड। मतलब एक रेसिस्टर के एंड से दूसरा रेसिस्टर जुड़ा हुआ होगा। जैसे देखिए मान लीजिए कि आप यहाँ पे बात करते हैं, ये एक रेसिस्टर हो गया, दूसरा रेसिस्टर हो गया, तीसरा रेसिस्टर हो गया। ठीक है, और ये इस तरीके से जो है जुड़ा हुआ होगा। ऐसे करके n रेसिस्टर आपस में क्या होगा, देखिए इसको बनाते हैं फिर से। एक रेसिस्टर हो गया, दूसरा रेसिस्टर हो गया, तीसरा रेसिस्टर हो गया, ऐसे करके n रेसिस्टर क्या होगा आपका, सीरीज में जुड़ा हुआ होगा। और ये आपका सेल से हम इसको पोटेंशियल डिफरेंस क्या करती दिए हैं, प्रोवाइड कर चुके हैं। इसका रेसिस्टेंस R1 है, इसका रेसिस्टेंस R2 है, इसका रेसिस्टेंस R3 है, इसका रेसिस्टेंस क्या है, Rn है। बैटरी से हम लोग कुछ दे रहे हैं, EMF दिए। बैटरी क्या प्रोवाइड करता है, EMF, आगे पढ़ाएंगे, है ना। तो इससे क्या होगा, EMF है तो सब के क्रॉस पोटेंशियल का डिफरेंस डेवलप हो जाता है पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन में। इसके क्रॉस कितना डेवलप हो जाएगा, V1 पोटेंशियल डिफरेंस। इसके क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाएगा, V2। इसके क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाएगा, V3। और इसके क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाएगा, Vn। इस तरीके से सारे रेसिस्टर के क्रॉस अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाएगा। लेकिन जब सर्किट से करंट जाएगा आई करंट, तो देखिएगा करंट केवल इसी रास्ते से पास करेगा, है ना। तो करंट को जाने के लिए कोई दूसरा रास्ता उपलब्ध नहीं है, करंट को जाने के लिए कोई दूसरा रास्ता उपलब्ध नहीं है। यानी सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट का बंटवारा नहीं हो सकता है। करंट सारे रेसिस्टर जो सीरीज में होगा वो सब से एक ही करंट पास करेगा, या ये भी कह सकते हैं वो सारा रेसिस्टर जिससे सेम करंट पास कर रहा है वो सब सीरीज में, वो सब क्या है, सीरीज में। करंट का बंटवारा नहीं होता। बंटवारा किस चीज का होता है, पोटेंशियल डिफरेंस का। किस चीज का बंटवारा होता है भाई मेरे, पोटेंशियल डिफरेंस का बंटवारा होता है। तो देखिए पोटेंशियल डिफरेंस का बंटवारा होगा तो आप क्या कहिएगा, यहाँ पे कहेंगे, क्या कहेंगे हम यहाँ से लिखेंगे, इन सीरीज कॉम्बिनेशन में ध्यान रखना है क्या,
पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेसिस्टर, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेसिस्टर, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेसिस्टर, सारे रेसिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इज सेम, इज डिफरेंट, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस सारे रेसिस्टर के अक्रॉस क्या होगा, अलग अलग, बट करंट थ्रू ईच रेसिस्टर, बट करंट थ्रू ईच रेसिस्टर, बट करंट थ्रू ईच रेसिस्टर, बट करंट थ्रू ईच रेसिस्टर इज सेम, लेकिन सारे रेसिस्टर से करंट क्या होगा, सेम ही बहेगा। यानी ध्यान रखना है, करंट को पास करने का एक ही रास्ता होगा, दूसरा रास्ता नहीं होगा। दूसरा रास्ता होगा तो हो सकता है कि करंट का बंटवारा हो जाए। तो करंट सबसे सेम जाएगा, पोटेंशियल अलग अलग है, उसी के आधार पे हम लोग क्या करते हैं, इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। अब इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, तो देखिए ये ईएमएफ ई है, ये सब को ये इसमें 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 बट गया है ना। तो एक ये सब के जगह पे सोचिए, ये सब के जगह पे एक ऐसा रेसिस्टर आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये सब के जगह पे एक ऐसा रेसिस्टर आ जाएगा जिसको हम उसी बैटरी से जोड़ेंगे जिससे हम इससे को जोड़ के रखे थे, है ना। तो ये पता है कितना पोटेंशियल इसके क्रॉस डेवलप हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3, मतलब जितना पोटेंशियल प्लस Vn, जितना पोटेंशियल ये सब पर इंडिविजुअली ड्रॉप हो रहा था, इस पर अकेले उतना पोटेंशियल ड्रॉप होगा जब इससे आई करंट बहेगा। मतलब इस सब से आई करंट बह रहा है तो अलग अलग पोटेंशियल हुआ है, लेकिन ये इक्विवेलेंट जो है, इसको इक्विवेलेंट कहेंगे, ये सारे रेसिस्टर का बाप है, सब के बराबर एक अकेला है। मतलब इससे जब आई करंट फ्लो करेगा तो इस पर उतना ही पोटेंशियल का ड्रॉप हो जाएगा टोटल, जितना ये सब पर इंडिविजुअली हो रहा था। तो ये सब को हटा के इसको लगा देंगे, तो इस सब के बदले हम इसको लगा दिए, तो यही इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इन सीरीज है। तो क्या लिखेंगे बोलिए, हम लिखेंगे ना भाई, इसमें ये जो ईएमएफ है वो किसके बराबर है, कुछ पहला रेसिस्टर पे गया, कुछ दूसरा पे गया, कुछ तीसरा पे गया, और कुछ किस पे गया, एम गया ना, इस तरीके से बंटवारा हुआ है। तो आप लिखिएगा ना, V1 के जगह पे क्या लिखिएगा, V बराबर IR होता है ओम्स लॉ के हिसाब से। तो इसके क्रॉस कितना होगा, इससे कितना करंट बह रहा है, I, और इंटू क्या है, याद रखिएगा I इंटू R1, उसी तरीके से I इंटू R2, उसी तरीके से I इंटू R3, उसी तरीके से क्या I इंटू RN, I इंटू RN, है ना। ये हो गया E, ये भी हो गया E बराबर, तो I कॉमन ले लीजिएगा, क्या बचेगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 और प्लस क्या RN, प्लस क्या हो गया भाई मेरे, RN हो गया यहाँ पे। अब ये E को कैसे हटाएंगे, तो देखिए इक्विवेलेंट वाले सर्किट में जाइए, ईएमएफ ये है और ये पूरे पे ड्रॉप हो रहा है इसके जगह पे, तो यहाँ पे आप लिखिएगा ना I बराबर क्या, E बराबर क्या I, है ना, और इनटू R इक्विवेलेंट, मतलब ये इसको अकेले सप्लाई दे रहा है तो उतना ही पोटेंशियल का ड्रॉप इस पे हो जा रहा है जितना कि सब पे इंडिविजुअली हो रहा था। तो इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, I इंटू आर इक्विवेलेंट, मतलब ये आर इक्विवेलेंट को अकेले उतना दे रहा है। कहीं कहीं पे भी लिखता है, तो भी लिखना थोड़ा टेक्निकली गलत है, क्योंकि ईएमएफ होता है वही पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है। सबको जोड़ेंगे तो इसके जैसा हो जाएगा, अगर इसका कोई इंटरनल रेसिस्टेंस अपना नहीं है तो। और ये क्या हो गया, I, R1, R2, R3 और डैश 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 क्या Rn तक पहुंच गए। यार अब I को मार गिराएगा, I को मार गिराएगा, तो R इक्विवेलेंट क्या बच जाएगा आपका, बोलिए, R1 प्लस R2 प्लस R3 और प्लस डैश 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 क्या Rn, हो गया ना सीरीज कॉम्बिनेशन में। इसीलिए आप क्या लिखिएगा कि R इक्विवेलेंट सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए समेशन ऑफ RI वेयर I वेरीज फ्रॉम 1 to n, क्या बोले, समेशन ऑफ RI वेयर I वेरीज फ्रॉम 1 to n। ये बात आप ध्यान रखिएगा, यही इक्विवेलेंट है। सीधे सीधे क्या करना होता है, सबको जोड़ दीजिए जब सीरीज में है तो देखिए कुछ कुछ बात यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, कुछ कुछ बात आप यहाँ पे क्या करिएगा, ध्यान रखिएगा, जो हो सकता है कि आपको बहुत काम दे। सबसे पहला बात कि इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस यहाँ पे इंडिविजुअल से बड़ा होगा, इंडिविजुअल मतलब R1 R2 ये सबसे बड़ा होगा, है ना। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होगा, इंडिविजुअल से बड़ा होगा। कहिएगा क्यों बड़ा होगा, क्या कहेंगे, क्या कहिएगा क्यों बड़ा होगा, तो भाई R1 प्लस R2 प्लस R3 करें तो स्वाभाविक है कि इक्विवेलेंट इंडिविजुअल से क्या हो जाएगा, बड़ा। और फॉर आइडेंटिकल रेसिस्टर के लिए
है ना, फॉर आइडेंटिकल रेसिस्टर। अगर रेसिस्टर आइडेंटिकल है, अगर रेसिस्टर क्या है, आइडेंटिकल है, तो आइडेंटिकल रेसिस्टर के लिए क्या करेंगे, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आर प्लस आर। आइडेंटिकल मतलब सेम है, आर प्लस आर एन बार जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, एन आर, है ना। आइडेंटिकल रेसिस्टर के लिए क्या हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट एन आर हो जाएगा। ये सब बात आप ध्यान रखिएगा, सब बहुत ही छोटा छोटा और इंपॉर्टेंट बात है। और क्या ध्यान रखना है कि जैसे देखिए इक्विवेलेंट तो पता चल ही गया आपको, अब कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस एक्रॉस R1। R1 के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो भाई पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का एक ही तरीका है, I इंटू आर। क्या है पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का तरीका, I इंटू आर। तो I करंट तो उससे बही रहा है ना, तो I इंटू क्या लिख दीजिएगा, R1। तो यहां से I के जगह पे आप क्या लिख सकते हैं सर्किट में, I बराबर होता है V बटा R। अभी बताया I बराबर क्या होता है, क्योंकि I तो आपको पता नहीं होगा, तो I बराबर क्या होता है, V बटा R। तो V तो बैटरी का EMF, और क्या R मतलब कहने का मतलब क्या, R इक्विवेलेंट जो है आपका, मतलब जो आप R इक्विवेलेंट निकाल चुके हैं, यही ना। तो टोटल करंट सर्किट में कैसे पता चलेगा, इस सर्किट में कितना करंट बह रहा है। तो यहाँ से I का वैल्यू क्या लिख दीजिएगा, I इज इक्वल टू E या V, कहीं कहीं V भी लिखा जाता है, कंफ्यूज नहीं होइएगा, और बटा क्या, R इक्विवेलेंट, V बटा R इक्विवेलेंट या E बटा R इक्विवेलेंट। इससे हम सर्किट का टोटल करंट पता कर लेंगे। तो R इक्विवेलेंट तो हम निकाल ही चुके हैं, तो I इज इक्वल टू क्या होगा, ऐसे लिखिएगा R1। उसी तरीके से कहेगा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2। तो R2 के अक्रॉस कितना पोटेंशियल का डिफरेंस होगा, बोलिए। तो वही काम करेंगे, क्या लिखेंगे, I इंटू R2। क्या लिखेंगे, I इंटू R2। तो किसके बराबर होगा, I तो किसके बराबर है, करंट तो सब में सेम है ना, जितना करंट इक्विवेलेंट से बहेगा उतना ही करंट इंडिविजुअल से भी बहेगा। तो I और R इक्विवेलेंट और इंटू क्या लिख देंगे, R2। इसी तरीके से R3 से पूछेगा तो E बटा R इक्विवेलेंट इंटू R3 कर देंगे कि नहीं कर देंगे, समझे। अगर पूछेगा कि जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो रहा है उसका रेशियो बताइए, तो ध्यान रखना है करंट तो सबसे सेम जा रहा है, तो पोटेंशियल जो डेवलप होता है उसका रेशियो क्या लिख देंगे, R1 बटा R2। अगर दो रेसिस्टर है तो हम लिख सकते हैं क्या, R1 बटा R2, ठीक है। तो इसको अभी हटा दे रहे हैं, अभी दो रेसिस्टर वाला हम अलग से करा देंगे। अभी आपको ध्यान रखना है, तीसरा से पूछेगा तो I इंटू R3, मतलब पोटेंशियल ड्रॉप निकालने का एक फॉर्मूला है, देखिए बता देते हैं। पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेसिस्टर, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेसिस्टर, रेसिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप निकालने का फॉर्मूला है क्या, जितना करंट उससे बह रहा है और इनटू रेसिस्टेंस, यानी क्या कहिए कि रेसिस्टेंस, क्या कहिएगा, जो उसका रेसिस्टेंस का वैल्यू है, क्या है, जो उसका रेसिस्टेंस का वैल्यू है। नहीं दिख रहा होगा आप लोगों को, चलिए बाद में लिखेंगे, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेसिस्टर निकालने का, किसी भी रेसिस्टर का, जैसे ये रेसिस्टर को देख लिए, अब इस पे कितना पोटेंशियल का ड्रॉप हो रहा है, V3। तो कैसे निकलेगा, जितना करंट इससे बह रहा है और जितना इसका क्या है, रेसिस्टेंस है, इसका पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा, जितना करंट इससे बह रहा है और जितना इसका रेसिस्टेंस है, जितना करंट इससे बह रहा है और जितना इसका रेसिस्टेंस है ना, जितना करंट इससे बह रहा है और जितना इसका क्या है, रेसिस्टेंस है। इस तरीके से क्या कर सकते हैं सारे, अब यही तो काम किए थे ना, IR1 IR2, यही आपसे पूछेगा कि जब पोटेंशियल अलग अलग होता है तो बताइए कि इस कैपेसिटर के क्रॉस कितना पोटेंशियल होगा। तो किसी भी रेसिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप या पोटेंशियल डिफरेंस निकालना होगा तो I गुना R1, I गुना R2, I गुना R3। समझ में आई कि नहीं आई, आ गई होगी, ठीक है। तो अब आप इसको नोट करिए, फिर हम लोग कुछ और बात करेंगे इस पे, उसके बाद फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन पे चलेंगे। नोट डाउन कर लीजिए इसको आप। देखिए तो क्या बोले कि अब हम लोग देखेंगे, जैसे दो रेसिस्टर आप मान लीजिए, जनरली दो रेसिस्टर वाला बहुत कॉमन होता है, जैसे इस तरीके से आप बात कर लीजिए, ठीक है। जैसे ये दो रेसिस्टर हम ले लिए, दोनों सीरीज में है, R1 और R2। मान लीजिए इसको कोई बैटरी से EMF से हम क्या कर दिए, जोड़ दिए, ठीक है ना, क्या कर दिए, इसको जोड़ दिए। तो ये EMF हो गया, E या V भी कहा जाता है कहीं कहीं, बार बार हम बोल रहे हैं, कन्फ्यूजन में जाने की जरूरत नहीं है, जो ज़्यादा सही हम वही लिखना पसंद करते हैं। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V1, इसके अक्रॉस क्या हो गया, V2। तो हम पूछेंगे इससे I करंट बह रहा है, तो आप जान रहे हैं यहाँ पे R इक्विवेलेंट किसके बराबर है, R1 प्लस R2, R1 प्लस R2।
कहेंगे कि आई किसके बराबर है, तो कहिएगा आई इज इक्वल टू ई बटा आर इक्विवेलेंट, जो भी आर इक्विवेलेंट होगा। और तो कहेंगे V1 किसके बराबर है, तो कहिएगा आई इंटू R1, तो आर इक्विवेलेंट यहाँ क्या होगा R1 प्लस R2, 2 है तो लिख सकते हैं, गर्व से ऐसा लिख सकते हैं। अब आई किसके बराबर है, E और इंटू R1 प्लस R2, ठीक है, और इंटू R1। उसी तरीके से ये क्या होगा I इंटू R2, क्या लिख दीजिएगा E और R1 प्लस R2 और इंटू R2। तो देखिए ये टर्म तो कांस्टेंट ही है, तो जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है उस पर सीधे सीधे रेसिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जिसका रेसिस्टेंस जितना ज़्यादा उस पर पोटेंशियल का ड्रॉप उतना क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो देखिए V1 हो गया और क्या हो गया भाई मेरे V2 हो गया। अब इसके बाद देखिएगा क्या करेंगे हम लोग, ये हो गया। अब इसके बाद हम मान लीजिए कि कोई डाटा दे दिए, इस क्वेश्चन में एक डाटा दे के हम बनाएंगे, तो ये ध्यान दीजिएगा। कभी कभी क्या करेगा ना, यहाँ पे वोल्ट मीटर जोड़ देगा, क्या करेगा यहाँ पे कभी कभी वोल्ट मीटर लगा देगा और कहेगा बताइए इस वोल्ट मीटर का रीडिंग कितना होगा। तो वोल्ट मीटर का रीडिंग वही होता है, ये सब भी ध्यान रखिएगा, रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर वो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। तो रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर, तो वोल्ट मीटर निकालने का मतलब क्या है, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेसिस्टर, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेसिस्टर है ना, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेसिस्टर पे कितना पोटेंशियल का ड्रॉप हो रहा है, ये आपको वहाँ पे क्या करना होगा, निकालना होगा। जैसे मान लीजिए मैं क्वेश्चन दे दिया आपको, ये इस क्वेश्चन में कह दिए कि एक रेसिस्टर है और ये क्या है, 2 रेसिस्टर है, यहाँ पे एक आममीटर लगा दिए है ना, और यहाँ पे एक बैटरी जोड़ दिए इस तरीके से, और यहाँ पर एक हम लगा दिए भी क्या वोल्ट मीटर, ठीक है। उसके बाद हम वोल्ट मीटर लगा दिए, फिर क्या कि यहाँ पे लगा दिए कैपेसिटर, क्या लगा दिए कैपेसिटर। देखिए बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा। कैपेसिटर लगा दिए, इस रेसिस्टेंस को मान लिए ये रेसिस्टेंस R1 है, ये दिया हुआ है 5 ओम, ये दिया हुआ है R2, ये दिया हुआ है 3 ओम, कितना दिया हुआ है 3 ओम, और यहाँ पे 40 वोल्ट है, कितना है यहाँ पे 40 वोल्ट है, ठीक है, दिए हम। और ये कैपेसिटर लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, कैपेसिटर लगा हुआ है, ठीक है। तो जब यहाँ कैपेसिटर लगा हुआ है तो मान लीजिए कि ये 5 माइक्रो फैराड इसका कैपेसिटी दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम आपसे कहेंगे फाइंड, सबसे पहला कहेंगे हम रीडिंग ऑफ आममीटर, कि आममीटर का रीडिंग बताइए, क्या कहेंगे आममीटर का रीडिंग बताइए, ठीक है, क्या कहेंगे आममीटर का रीडिंग बताइए। दूसरा हम कहेंगे रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर, एक ही वोल्ट मीटर दिख रहा है इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है, क्या कहेंगे वोल्ट मीटर का रीडिंग बताइए। तीसरा हम आपसे क्या कहेंगे, चार्ज स्टोर्ड इन कैपेसिटर इन स्टेडी स्टेट में उसमें कितना चार्ज स्टोर होगा, इन स्टेडी स्टेट, ठीक है, स्टेडी स्टेट में उस पर कितना चार्ज स्टोर होगा ये बताना है। तो देखिए क्या करिएगा आप, सबसे पहले आप करिएगा यहाँ पे आममीटर का रीडिंग निकालना होगा। तो आममीटर का रीडिंग कैसे निकालिएगा, आई इज इक्वल टू ई और डिवाइडेड बटा आर इक्विवेलेंट। अब आर इक्विवेलेंट आप कैसे पता करिएगा, यहाँ पे ई तो दिया हुआ है कितना, ईएमएफ बैटरी का 40 वोल्ट है और आर इक्विवेलेंट है, तो 5 + 3 क्या हो गया 8, सीरीज में है कहिएगा ये। तो कैपेसिटर स्टेडी स्टेट में जब कैपेसिटर होता है तो उससे कोई भी करंट पास नहीं करता है, तो सारा करंट ऐसे ही चलेगा। तो कितना हो गया 5 एम्पियर का करंट क्या होगा, बहेगा इस सर्किट में, इस दोनों रेसिस्टर से 5 एम्पियर का करंट बहेगा। ये तो हम पता कर लिए। यही आममीटर, यही क्या होगा, यही रीडिंग ऑफ आममीटर होगा, यही क्या होगा आपका रीडिंग ऑफ आममीटर होगा। दिस विल बी द रीडिंग ऑफ आममीटर, यही आममीटर का क्या होगा रीडिंग होगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या कर रहा है, वोल्ट मीटर का रीडिंग बताइए। तो वोल्ट मीटर वही ना रीड करेगा जो पोटेंशियल का ड्रॉप होगा 5 ओम पे, तो 5 ओम पे कितना का पोटेंशियल का ड्रॉप होगा निकालने के लिए बताए हैं। जो करंट इससे बह रहा है तो इससे कितना करंट बह रहा है 5 एम्पियर, और इंटू जितना उसका रेसिस्टेंस है कितना 5 ओम, तो उस पर 25 वोल्ट का ड्रॉप होगा। कितना वोल्ट का ड्रॉप होगा 25 वोल्ट का, निकाल लिए हम। इस पे 25 वोल्ट का ड्रॉप हुआ, यही होगा रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर भी, यही क्या होगा रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर, यही क्या होगा आपका रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर। ये वोल्ट मीटर का रीडिंग होगा भाई, जो वोल्ट मीटर भी लगा हुआ है। 2 क्वेश्चन तो निपटा दिए हम। तीसरा क्या है भाई, तो तीसरा कह रहा है कि बताइए इसमें कितना चार्ज स्टोर है। तो Q बराबर होता है CV, पढ़े होंगे आप कैपेसिटी में, Q बराबर CV। तो Q बराबर CV है तो C तो दिया हुआ है 5 माइक्रोफैराड, और V वोल्टेज मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, कैसे पता चलेगा। तो आप निकाल भी सकते हैं,
आई इंटू आर, तो आई कितना है 5 और आर कितना है 15, तो आर कितना है 3, 5 तिया 15 हो जाएगा। और नहीं तो आप ऐसे भी समझ लीजिए 40 वोल्ट हम दिए, 40 वोल्ट में 25 वोल्ट इस पर गिर गया, ड्रॉप है, 25 वोल्ट का डिफरेंस इस पे क्रिएट हो गया, तो ऑटोमेटिक है कि इस पे 15 वोल्ट का ही क्रिएट होगा। और नहीं तो आई इंटू आर से निकाल भी सकते हैं हम, तो इस पे कितना का ड्रॉप हो गया भाई मेरे 15 वोल्ट का, तो लिख देंगे हम लोग 15 वोल्ट। तो इस पे चार्ज हो जाएगा 15 इंटू 5, क्या हो जाएगा 15 इंटू 5 75 माइक्रोकूलम चार्ज किस पे डेवलप हो जाएगा, इस पे डेवलप हो जाएगा। यानी अब कहिएगा कि इस पे ना आप निकाले, तो इस पे कैसे आप लगा दिए 15 वोल्ट, तो देखिए दोनों पैरेलल में है, दोनों पैरेलल में, तो जितना पोटेंशियल का ड्रॉप इस पे होगा उतना ही पोटेंशियल का ड्रॉप इस पे भी होगा। अगर इस पे 15 वोल्ट का ड्रॉप है तो ये कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस इसके प्लेट के क्रॉस कितना होगा 15 वोल्ट, तो 15 वोल्ट और ये जो सी है तो क्या हो गया 75 माइक्रोकूलम होगा इस पे चार्ज स्टोर। ठीक है, कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। एक क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं जो आपको होमवर्क रहेगा। देखिए एक रेसिस्टर ले लिए, दूसरा रेसिस्टर ले लिए ना, ठीक है, और यहां से हम तीसरा रेसिस्टर ले लिए, यहां पे एक हम बैटरी लगा दिए। ऐसा नहीं कि ये सीरीज में नहीं समझिएगा, ये भी सीरीज में ही है। इसका वैल्यू है 5 ओम, इसका वैल्यू है 6 ओम और इसका वैल्यू है 4 ओम, और यहां से हम दे दिए 30 वोल्ट। कितना दे दिए 30 वोल्ट, और कहेंगे फाइंड पहला आर इक्विवेलेंट, दूसरा हम क्या पूछेंगे आई टोटल करंट कितना बह रहा है सर्किट में ये पूछेंगे, है ना, और तीसरा क्या कहेंगे कि पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस, क्या कहेंगे पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस, किसके किसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप हम आपसे पूछेंगे, सब के क्रॉस निकाल दीजिएगा। 5 ओम 6 ओम और 4 ओम। करना क्या है, आई निकल जाएगा, आई इंटू 5, आई इंटू 6, आई इंटू 7, सब के क्रॉस निकल जाएगा। सबको जोड़िएगा, देखिएगा 30 के बराबर आ गया तो आप सही हैं, खुद से आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन पे बेस्ड ये सब छोटा सा चर्चा था जो हम कर दिए। अब हम बात करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन का, लेकिन उसके पहले आप इसको एक बार नोट करिए तुरंत के तुरंत। देखिए अब हम बात करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन का। सीरीज कॉम्बिनेशन का तो मामला निपटा चुके, अब हम किसका बात करेंगे भाई, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस का बात करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग बात करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन, किसका बात करेंगे अब हम लोग, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। ठीक है, रेसिस्टेंस ही पढ़ रहे हैं, लिखने की जरूरत नहीं। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, देखिए इसमें क्या होगा, इसको हम लोग दूसरा नाम कहते हैं साइड बाई साइड, साइड बाई साइड कॉम्बिनेशन। मतलब इसमें हम लोग पॉइंट टू पॉइंट नहीं जोड़ते हैं, इन टू एंड नहीं जोड़ते हैं, साइड बाई साइड जोड़ते हैं। कैसे साइड बाई साइड जुड़ता है, देखिए ये रेसिस्टेंस क्या हो गया आपका R1, है ना, ये रेसिस्टेंस क्या हो गया आपका भाई मेरे R2, ठीक है, ये रेसिस्टेंस क्या हो गया R3। उसी तरीके से और रेसिस्टेंस होगा, ऐसे करके बढ़ते आप चले जाइएगा, ऐसे करके क्या होगा आप बढ़ते चले जाइएगा, और ऐसे करके रेसिस्टेंस होगा Rn, R1 R2 R3, ऐसे n रेसिस्टेंस इस तरीके से जुड़ा हुआ है तो पैरेलल में। और यहाँ पे हम लोग सेल और बैटरी जोड़ दिए, सेल और बैटरी क्या कर दिए, जोड़ दिए। इसका EMF E है, यह वोल्टेज कहीं कहीं दिया हुआ रहेगा V है। होता क्या है एक्चुअली में यहाँ पे कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब करंट यहाँ से निकलता है ना, तो खुद सोचिए जब यहाँ करंट जाता है तो अब करंट को जाने के लिए एक रास्ता नहीं था जैसा सीरीज में था, वैसा नहीं है। यहाँ पे करंट को जाने के लिए अलग अलग रास्ता है। यहाँ से जाएगा I1 करंट, इधर जाएगा I2 करंट, इधर जाएगा I3 करंट, इधर जाएगा IN करंट, मतलब करंट बट जाएगा, लेकिन सब एंड के क्रॉस पोटेंशियल का डिफरेंस सेम होगा भी। मान लीजिए वही E अभी जितना इस ये है वही ड्रॉप सब पे होगा, वही ड्रॉप क्या होगा सब पे होगा। तो आप क्या कह सकते हैं यहाँ पे, आप यहाँ पे कहिएगा, देखिए आप यहाँ पे एक बात कह सकते हैं बहुत आसानी से कि हेयर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या घटना घटेगा, क्या कहेंगे, हेयर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेसिस्टर, पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल ड्रॉप जो कहिए, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच रेसिस्टर, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच रेसिस्टर,
सारे रेसिस्टर के क्रॉस जो पोटेंशियल का ड्रॉप है वो क्या होता है, सेम, बट करंट इज डिवाइडेड, इन डिफरेंट ब्रांचेस, अलग अलग ब्रांच में करंट बट जाएगा, इन डिफरेंट ब्रांचेस, मतलब इसमें करंट का बंटवारा होगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सेम हो जाएगा, है ना, ब्रांचेस, ठीक है, अलग अलग ब्रांच में करंट क्या हो गया, बट गया। सो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, जो आई करंट था जो निकल रहा था बैटरी से, आई इसको बट गया I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस क्या डैश 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 IN कर देंगे, हम लोग कर सकते हैं ना। अब देखिए, अब क्या कहिएगा, I1 I बराबर V बटा R होता है ना, अभी ओम्स लॉ में पढ़ाए हैं, तो V तो सब के क्रॉस सेम है, तो I1 बराबर V बटा R1, I2 इज इक्वल टू V बटा R2, I3 इज इक्वल टू V बटा R3, और ये क्या हो गया, V बटा RN। इसके जगह पे क्या लिखेंगे, तो देखिए यहां से इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट आएगा, कहेंगे कि ये सब को हटाकर, इस पूरे ब्रांच को हटाकर एक ऐसा रेसिस्टर लगा दें कि उससे अकेले उतना करंट बह जाए जितना इस सब में बंट के बह रहा था। 10 एम्पियर दिए, मान ली 10 एम्पियर होगा, बंट गया सब में, ये अकेला उतना करंट अपने अंदर से पास करा देगा जितना ये सब मिल के पास करा रहा था, फिर सब मिल के यहीं पे आई निकल के फिर आई यहाँ आ जाता है ना। तो कहेंगे यही इसका इक्विवेलेंट, यही क्या है, इसका इक्विवेलेंट है। ई और भी जो अभी आप लिख सकते हैं, और ये तो कहेंगे ये अकेले अपने अंदर से उतना करंट पास करने देगा जितना कि सब मिल के दे रहा था, है ना, यही इक्विवेलेंट है। तो इसके लिए आप क्या लिखिएगा, बोलिए, इसके लिए आप आई बराबर क्या लिख सकते हैं, ई या भी जो लिख दीजिए, भी लिख देते हैं, और बटा आर इक्विवेलेंट, मतलब इस सर्किट के लिए आप लिखना चाहते हैं तो ये आई करंट, पूरा आई करंट किससे बह रहा है, बंटवारा हुआ तो अलग अलग बांट ही दिए, लेकिन पूरा आई करंट किससे बह रहा है, इक्विवेलेंट से। तो हम लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू भी बटा आर इक्विवेलेंट, क्या लिख सकते हैं, भी बटा आर इक्विवेलेंट। तो यानी कहने का मतलब ये है कि भी सब एक दूसरे को मार गिराएगा, और भी सब एक दूसरे को मार गिराएगा, तो क्या बचेगा, 1 बटा आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3 और प्लस क्या 1 बटा Rn। सिंपल है, यानी लिख सकते हैं दैट इज मैथमेटिकली, इसको और कॉन्साइज वे में लिखना चाहते तो लिखेंगे ना, समेशन ऑफ 1 बटा Ri वेयर I वेरीज फ्रॉम 1 to n, समेशन ऑफ Ri वेयर I वेरीज फ्रॉम 1 to n। और यहां ये 1 बटा आर इक्विवेलेंट है भाई मेरे, जब आर इक्विवेलेंट निकालना है इसको उल्टा करना पड़ेगा। और यहां पे ध्यान रखना है कि क्या ध्यान रखना है कि यहां पे जो इक्विवेलेंट होगा वही छोटा होगा और इंडिविजुअल जो होगा वही क्या होगा, बड़ा होगा, यानी इंडिविजुअल रेसिस्टेंस का वैल्यू बड़ा होगा किससे, इक्विवेलेंट से, है ना। ये ध्यान रखना, इक्विवेलेंट जो होगा वो हर एक इंडिविजुअल से छोटा होगा, आपको हम करके भी दिखा देंगे एग्जाम्पल में। और अगला फॉर आइडेंटिकल रेसिस्टर, किसके लिए, आइडेंटिकल रेसिस्टर के लिए। अगर आप बात करिएगा आइडेंटिकल रेसिस्टर का, तो आइडेंटिकल रेसिस्टर के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई, आइडेंटिकल रेसिस्टर का बात होगा तो आइडेंटिकल रेसिस्टर में हम लोग क्या लिखेंगे, कहेंगे ना कि अगर रेसिस्टर आइडेंटिकल है तो 1 बटा आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होगा ना 1 बटा आर प्लस 1 बटा आर प्लस 1 बटा आर, ऐसे करके n बार जोड़ेंगे। तो यानी कहने का मतलब है कि 1 बटा आर इक्विवेलेंट यहाँ पे किसके बराबर हो जाएगा, n बटा आर, n बटा आर, इसीलिए आर इक्विवेलेंट किसके बराबर हो जाएगा, आर बटा एन। 1 बटा आर इक्विवेलेंट ना n बटा आर है, तो आर इक्विवेलेंट किसके बराबर हो जाएगा, आर बाई एन। ये आइडेंटिकल, अगर सारा रेसिस्टर जो जोड़े हैं हम पैरेलल में वो सब बराबर बराबर वैल्यू का है तो, है ना। जैसे मान लीजिए कि हम 2 रेसिस्टर लिए 5 और 3, इसको पैरेलल में जोड़ दिए तो इक्विवेलेंट 5 और 3 दोनों से छोटा होगा, 5 और 3 से छोटा ही होगा, ये तय है। लेकिन सीरीज में क्या था, 5 और 3 को जोड़ेंगे सीरीज में तो इक्विवेलेंट अब 5 और 3 दोनों से बड़ा होगा, 5 3 का तो इक्विवेलेंट 8 होता ही है, 5 और 3 दोनों से बड़ा। यहाँ पे क्या है, पैरेलल में 5 और 3 दोनों से छोटा होगा, इसीलिए लिखे हैं कि इक्विवेलेंट छोटा होगा, इंडिविजुअल का ही वैल्यू बड़ा होगा, हर एक इंडिविजुअल का वैल्यू इक्विवेलेंट के वैल्यू से क्या होगा, बड़ा होगा। तो ये था डेरिवेशन किसका, पैरेलल कॉम्बिनेशन का, बोर्ड में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। हमको तो लगता है बच्चा 10th क्लास वाला भी बच्चा इस वीडियो को देखेगा तो भली भांति समझेगा। अगर आपके जान पहचान में कोई 10th क्लास का बच्चा हो तो ये वीडियो क्या पूरा करंट जहाँ से पढ़ा रहे वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा, बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है उसके लिए, और आप 12th वालों के लिए तो पढ़ाया ही जा रहा है।
तो इसको नोट करिए, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग इस पे बेस्ड कुछ कुछ चर्चा करेंगे, जैसे हम लोग सीरीज में किए थे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे। यहाँ पे क्या है, करंट बट गया है, तो सारे ब्रांच के क्रॉस कितना करंट है ये भी हम लोग को निकालने के लिए सीखना है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब हम लोग देखेंगे कि कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्या जो आपको क्वेश्चन बनाने में हेल्प कर सकता है। जनरली जब दो रेसिस्टेंस पैरेलल में जुड़ा हुआ होता है तो उसका केस बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत जगहों पे काम आता है जब दो रेसिस्टेंस पैरेलल में जुड़ा हुआ होता है। तो देखिए, दो रेसिस्टेंस पैरेलल में जुड़ा हुआ कैसे रहेगा, मान लीजिए, है ना। देखिए ध्यान से, एक रेसिस्टेंस हो गया, है ना, दो रेसिस्टेंस हो गया, दोनों पैरेलल में जुड़ा हुआ है, कोई बैटरी से जोड़ दिए, भी वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहा है, रेसिस्टेंस R1, रेसिस्टेंस क्या हो गया, ये R2 हो गया, ठीक है। I करंट यहाँ से बह रहा होगा, I करंट यहाँ से बह रहा होगा, ऊपर वाले ब्रांच में I1 और नीचे वाले ब्रांच में कितना बहा दिए हम, I2। तो देखिए क्या लिख सकते हैं फॉर्मूला से, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है। तो यहाँ से आप लिखिएगा कि 1/R इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा, R1 R2 LCM हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, नीचे R1 और R2 LCM हो जाएगा, और ऊपर क्या होगा, R1 प्लस R2 या R2 प्लस R1 जो भी कह दीजिए। इसीलिए R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा भाई मेरे, उल्टा कर दीजिए उसको, R1 R2 और R1 प्लस R2, यानी दो रेसिस्टेंस अगर पैरेलल में जुड़ा हुआ है तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, R1 R2 और डिवाइडेड बट R1 प्लस R2, सीधे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार हम बोलेंगे, जब भी दो रेसिस्टेंस होगा तो हम बार बार बोलेंगे कि R इक्विवेलेंट किसके बराबर है, R1 R2 और डिवाइडेड बटा R1 प्लस R2। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये हो गया, अब समझ गए। अब कहेंगे इसमें कितना करंट बह रहा है, तो इसमें कितना करंट बहेगा, तो कहिएगा I1 इज इक्वल टू, क्या डिफिनीशन होता है इसमें, उतना ही करे, ये टोटल करंट तो I है ना, और पोटेंशियल डिफरेंस तो दोनों के क्रॉस आपको पता है ना, सब के क्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जो ये है वही सब के क्रॉस डेवलप हो जाता है। तो I1 इज इक्वल टू क्या होगा, भी, है ना, और बटा क्या लिख दीजिएगा यहाँ से R1, भी बटा क्या लिख दीजिएगा आप, R1, और भी किसके बराबर है पता है ना, भी बराबर आप पढ़े हैं अभी, I इंटू R इक्विवेलेंट। आप कहिएगा ऐसा क्यों, तो कहेंगे कि चाहे आप बात करिए इंडिविजुअल रेसिस्टर का, चाहे आप बात करिए इक्विवेलेंट का, सब के क्रॉस तो पोटेंशियल डिफरेंस भी है ना, तो भी बराबर लिख दिए ना I इंटू R इक्विवेलेंट, और डिवाइडेड बटा क्या हो गया, R1, क्या होगा, डिवाइडेड बटा R1। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या, I और बटा R1 और इंटू R इक्विवेलेंट क्या हो गया, R1 R2 और डिवाइडेड बटा R1 प्लस R2, R1 प्लस R2, R1 से R1 मर जाएगा, तो इसीलिए आप लिख दीजिएगा I1 इज इक्वल टू क्या होगा, I1 इज इक्वल टू क्या होगा आपका R2 और डिवाइडेड बटा, ऐसे लिखिए I1 इज इक्वल टू क्या लिख दीजिएगा आप, I और डिवाइडेड बटा R1 प्लस R2, है ना, और इंटू क्या R2, यानी इधर I1 लिखेंगे, इधर क्या लिखेंगे R2, और ये हो गया। सिमिलरली इस ब्रांच से कितना करंट बह रहा होगा, तो इस ब्रांच से क्या लिखिएगा, इसीलिए I2 बराबर है, आप क्या लिख दीजिएगा, V बटा R2, V बटा क्या लिख दीजिएगा R2, और V किसके बराबर है, I इंटू R इक्विवेलेंट। ये बार बार बोल रहे हैं, क्यों ऐसा लिख रहे हैं, ऐसा इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि जितना पोटेंशियल का ड्रॉप या जितना पोटेंशियल का डिफरेंस इन किसके क्रॉस था, इक्विवेलेंट के क्रॉस है, उतना ही सब के क्रॉस है, ये सब के क्रॉस भी है, यहाँ पे इक्विवेलेंट भी लगेंगे तो उस पर भी ही ड्रॉप होगा, तो भी बराबर I और इंटू जितना इक्विवेलेंट का ड्रॉप है, ये हमको पता होता है इसीलिए ये काम करते हैं। और R2, तो I के जगह पे तो आप लिख दीजिएगा क्या, I के जगह तो I लिख दीजिएगा, R2 के जगह R2 लिख दीजिएगा, लेकिन इस केस में दो रेसिस्टर है तो R इक्विवेलेंट बराबर क्या लिखिएगा, R1 R2 और डिवाइडेड बटा R1 प्लस R2। अगर दो नहीं होगा, दो से ज़्यादा होगा तो फिर आप निकाल लीजिएगा ना, फिर आप उस समय तो R इक्विवेलेंट निकाल के डायरेक्ट यहाँ पे पुट करिएगा, अभी दो है इसीलिए हम ऐसा बता रहे हैं। तो आप इसीलिए यहाँ से क्या लिख दीजिएगा, I2 इज इक्वल टू लिखिएगा I और डिवाइडेड बटा I1 प्लस R1 प्लस R2 और R2 को मार गिराएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग R1, क्या लिखेंगे यहाँ पे R1। अब ध्यान से देखिएगा, केवल दो ही रेसिस्टर को एनालाइज किया है, तो जो टर्म ब्रैकेट में लिखा गया है I डिवाइडेड बटा R1 प्लस R2,
और I डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 ये कांस्टेंट है। सीधे सीधे यहाँ पे क्या देखिएगा कि I2 R1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और I1 जो है वो R2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो कहेंगे दोनों पे जो करंट का बंटवारा हो रहा है उसका रेशियो बताइए। तो कहेंगे ना I1 बटा I2 इज इक्वल टू R2 बटा R1। क्यों? क्योंकि रेसिस्टेंस करंट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जितना ज़्यादा रेसिस्टेंस होगा उतना कम करंट बहेगा। इसीलिए तो देखें यहाँ I1 है, अगर डायरेक्टली होता तो यहाँ R1 लिखते तो फिर उल्टा रिलेशन हो जाता, जितना ज़्यादा रेसिस्टेंस उतना ज़्यादा करंट। फिर तो गलत हो जाता ना। रेसिस्टेंस का फंक्शन ही होता है क्या? रेसिस्टेंस का फंक्शन क्या होता है भाई? करंट को अपोज करना। इसीलिए सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल का बंटवारा होता है रेसिस्टेंस के हिसाब से। कैसे? जितना ज़्यादा रेसिस्टेंस उतना ज़्यादा IR, मतलब जितना ज़्यादा रेसिस्टेंस उतना ज़्यादा पोटेंशियल का ड्रॉप उस पर हो जाएगा। और पैरेलल में करंट का बंटवारा कैसे होता है? करंट जो है रेसिस्टेंस का दुश्मन है, इसलिए जितना ज़्यादा करंट बह रहा है मतलब उस रेसिस्टेंस का वैल्यू उतना कम होगा। मतलब जो रेसिस्टेंस जितना कम है उससे उतना ज़्यादा करंट बह रहा है। और जो आपका रेसिस्टेंस है वो पोटेंशियल डिफरेंस का दोस्त है जब करंट कांस्टेंट है तो। इसीलिए सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है? जितना ज़्यादा रेसिस्टेंस उतना ज़्यादा पोटेंशियल का ड्रॉप हो जाता है उसमें। मतलब जितना रेसिस्टेंस उतना पोटेंशियल को एकदम अपने आप पे ड्रॉप करा लेगा, जमा करके रख लेगा। लेकिन रेसिस्टेंस तो दुश्मन है ना करंट का, जितना ज़्यादा रेसिस्टेंस उतना कम करंट उसके अंदर होगा। ठीक है, तो ये रिलेशन आप ध्यान रखिएगा। अब इस पे बेस्ड छोटा मोटा सवाल अगर हम आपको दे दें तो आपके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब आप लोग समझदार हो चुके हैं क्योंकि आप पढ़ रहे हैं हमसे। ठीक है, ये हो गया और क्या हो गया? ये हो गया। देखिए ऐसे ही दो रेसिस्टेंस हम दे दिए मान लीजिए, और यहाँ पे कह दिए हम आपका क्या 6 ओम और इसको कह दिए 3 ओम, 6 ओम और 3 ओम। ठीक है, और यहाँ पे हम दे दिए बैटरी। क्या दे दिए हम? बैटरी दे दिए। और ये बैटरी दे दिया मान लीजिए 4 वोल्ट का। कितना का बैटरी दे दिए? 4 वोल्ट का। और हम कहेंगे क्या कहेंगे कि बताइए फाइंड। सबसे पहला क्या पूछेंगे आपसे? हम आर इक्विवेलेंट पूछ देते हैं, सब कुछ पूछ देते हैं। दूसरा हम क्या पूछेंगे आपसे भाई? तो दूसरा हम आपसे पूछ देते हैं कि आई कितना होगा 6 ओम के अक्रॉस। तीसरा हम क्या पूछ देंगे कि आई कितना होगा 3 ओम के अक्रॉस। ऐसे लिख रहे हैं, मतलब 3 ओम के अक्रॉस बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक आममीटर लगा देगा, कहेगा इस आममीटर का रीडिंग क्या होगा? तो आममीटर का रीडिंग जो होगा वही आममीटर का रीडिंग होगा जो टोटल सर्किट में, क्योंकि इस आममीटर से कितना करंट बहेगा? सर्किट का करंट बहेगा। तो सर्किट का करंट ही आममीटर का रीडिंग होगा, है ना। अब यही सब काम कर सकते हैं। बताइए, अब आर इक्विवेलेंट पूछा है, दोनों पैरेलल में है तो बता चुके हैं शॉर्टकट R1 R2 और डिवाइडेड बटा R1 प्लस R2, R1 प्लस R2। तो R1 R2 की जगह पे क्या लिखिएगा? 6 × 3 और 6 + 3, 6 × 18 बटा 9 कितना हो गया? 2 ओम। आर इक्विवेलेंट निकल गया। आर इक्विवेलेंट निकल गया कितना? 2 ओम निकल गया आर इक्विवेलेंट। यहाँ 6 + 3 लिखे हैं भाई, 6 + 3 कितना हो गया? 2 ओम हो गया। ठीक है, अब दूसरा क्या पूछ रहा है आपसे? कह रहा है कि बताइए कि इससे कितना करंट बह रहा होगा। तो मान लिए इससे I1 करंट बह रहा होगा, इससे कितना करंट बह रहा होगा? I2। यानी I1 करंट किससे बह रहा है? 6 ओम के अक्रॉस। कैसे निकलेगा पता है? I बराबर क्या होता है? V बटा R1, V बटा R1, है ना। तो V किसके बराबर है भाई? I इज इक्वल टू क्या होगा? V बटा R1। तो V किसके बराबर है? I × R इक्विवेलेंट के बराबर। तो I कितना है अभी हमको वो भी नहीं पता है, तो हम पहले टोटल सर्किट का करंट पता करेंगे। क्या पता करेंगे? सर्किट में टोटल करंट कितना है भाई? तो V बटा R इक्विवेलेंट, V बटा R इक्विवेलेंट। तो V कितना है बताइए? V है 4 वोल्ट और R इक्विवेलेंट कितना है? 2। आया है ना, R इक्विवेलेंट 2। तो सर्किट में कितना करंट बह रहा है? 2 एम्पियर। और यही 2 एम्पियर इसके क्रॉस बटेगा। रेशियो अगर पूछे तो बड़ा आसान है निकालना। कहेगा I1 बटा I2 का रेशियो बताइए, तो हम कह देंगे R2 बटा R1। R2 बटा, इसमें I1 इसमें I2 है, तो रेशियो क्या होगा बताइए? रेशियो तो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। लिखेंगे I1 बटा I2 इज इक्वल टू क्या? 3/6, यानी 1/2। 1 क्या हो गया? 2। रेशियो बहुत आसानी से निकाल दिए। क्यों भाई? I1 बटा I2 बराबर R2 बटा R1। मतलब इसके क्रॉस और इसके क्रॉस जो करंट का रेशियो है वो इसके उल्टा कर देंगे, 3/6। अब आप I1 I2 कैलकुलेट भी कर सकते हैं, आपके पास फॉर्मूला भी मौजूद है, देख लीजिए। और फॉर्मूला भी मौजूद है और क्या मौजूद है आपके पास? तरीका भी मौजूद है। I1 इज इक्वल टू क्या होगा? V बटा R1, V बटा R1। और V किसके बराबर है? I × R इक्विवेलेंट। और आपके पास I भी है और R इक्विवेलेंट भी है।
आई भी है और क्या है आर इक्विवेलेंट भी है। तो सीधे सीधे रख दीजिए ना, अगर हमको इसके अक्रॉस निकालना है तो टोटल करंट कितना है भाई, टोटल करंट निकाल के लाए 2 और R1 प्लस R2 मतलब क्या 9। तो क्या होगा भाई I1 बराबर क्या लिख दीजिएगा, I1 बराबर लिख दीजिएगा 2/9 और इंटू 3। कहिएगा कैसे का क्यों ऐसा लिख रहे हैं आप, तो कहेंगे ना I टोटल करंट लिख दिए, R1 प्लस R2 जोड़ के लिखना था, 6 + 3 9 लिख दिए और R2 लिख दिए। इसके क्रॉस निकाल रहे हैं तो उल्टा लिखना पड़ता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3 × 3 = 9 2/3। कितना करंट बहेगा इससे भाई 2/3 एम्पियर। दूसरा नहीं भी निकालिएगा तो काम चल सकता है, कैसे 2 में से 2/3 घटा लीजिएगा, और नहीं तो निकाल भी सकते, नहीं तो क्या कर सकते निकाल भी सकते हैं। कैसे निकाल देंगे, कैसे निकाल देंगे, क्या लिखेंगे, लिखेंगे हम यहाँ से I2 बराबर क्या लिख दीजिएगा बोलिए, I2 = क्या लिख सकते हैं, ये वाला टर्म तो कांस्टेंट ही होगा ना भाई 2/9 ही होगा, ये क्या होगा 2/9 ही, खाली यहाँ पे क्या लिख दीजिएगा आप 6, यहाँ पे क्या लिख दीजिएगा आप 6 लिख दीजिएगा, है ना। तो ये बचेगा आपका 12/9, 12/9 कहने का मतलब क्या है आपका 12/9 मतलब 4/3, 4/3 हो गया ना 4/3। अब देखिए इससे बहेगा 4/3 और इससे बहेगा 2/3, दोनों को जोड़िएगा तो 2 आ जाएगा। कैसे भाई 3 LCM हो जाएगा और 4 और 2 6, 6/3 2। ऐसे करके ही आप बना सकते हैं क्वेश्चन को, है ना। आपका काम इससे निकल सकता है। बाकी हमारे अगले वीडियो में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस पे बेस्ड ढेर सारा क्वेश्चन होगा जिस पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलेंगे, तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मोस्ट सिंप्लीफाइड वे में फिजिक्स सीखते रहिए केवल हमारे चैनल पे। थैंक यू, इसको आप नोट कर लीजिए एक बार।